हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जैसर और क्लासेस। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अपने एलटी ग्रेड की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ और वो है एपिक। जैसे कि आप सब जानते हैं ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटरेरी फॉर्म्स की जब बात की जाती है तो एपिक एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इसी हाल ही में हुए एक एग्ज़ाम में जूनियर एलडी का जो असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपने देखा भी होगा कि एपिक से क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हाल ही में पूछा गया। तो आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब देर ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एपिक होता क्या है। देखिए, एपिक को जानने के लिए सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए जिससे आप सबसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, वो है महाभारत और रामायण के बारे में। ये वर्ल्ड के सबसे बड़े जो एपिक की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो एपिक है वो हमारा महाभारत ही है। महाभारत को जब आप ध्यान में रखोगे तो इसके बारे में जब मैं आपको एपिक समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि एपिक असल में होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसका जान लेते हैं वर्ड के बारे में। तो इट कम्स फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक एपिकोस मीनिंग रिलेटेड टू एपोस। एपोस मीन्स वर्ड, स्टोरी, वर्स और लाइन। ओके, वर्ड, स्टोरी, वर्स और लाइन। तो जो एपिक वर्ड है वो एक एंशिएंट ग्रीक से आया हुआ वर्ड है, जो पहले था एपिकोस, इसको बना दिया गया एपिक। ठीक है, और जो एपिकोस में जो एपोज होता है, जो उसका मीनिंग होता है, वो मीनिंग होता है वर्ड, स्टोरी, वर्ड्स और लाइन। ठीक है, वर्ड, स्टोरी, वर्ड्स और लाइन। तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें वर्ड होते हैं, स्टोरी होती है, वर्ड्स में ये जो होती है आपकी जो एपिक होती है वो वर्ड्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी क्लियर हुई। नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट इसके बारे में आपको जानकारी बताने वाली हूँ वो ध्यान में रखिए। इट इज़ फोकस्ड ऑन एडवेंचर एंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ हेरोइक फिगर्स। ठीक है, मेनली वॉर, जर्नी एंड वेरियस एडवेंचर्स। तो जब अगर हम महाभारत की बात मैं जैसे आपको उदाहरण दे रही हूँ, देखिए ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए महाभारत का जो एग्जाम्पल है वो आपको पेश किया जा रहा है। ठीक है, इट इज़ फोकस्ड ऑन एडवेंचर्स एंड अकम्प्लिश्ड ऑफ हेरोइक फिगर्स। तो ये तो इसमें चीज़ कंफर्म हो गई कि इसमें एडवेंचर होता है और हेरोइक फिगर्स होती है, जो हीरो हीरोइंस होते हैं। और ये वॉर, जर्नी और बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स की जो है बातें करता है। ठीक है, तो एडवेंचर रिलेटेड होता है। तो अगर किसी भी एपिक की अगर आप बात करें तो वो एडवेंचर रिलेटेड होगा। ठीक है, उसमें वॉर, जर्नी या फिर कोई एडवेंचर वाली बात होगी और हेरोइक फिगर्स होगी उसमें। ठीक है, हीरो होंगे, हीरोइंस होंगी। ठीक है, हीरो एक फिगर होगी उसमें। सेकंड जिसकी क्वालिटी है, वो जो फीचर है वो ये होगा, ह्यूमन एंड डिवाइन आर क्लोजली इंटरवाइंड, डाइटीज एंड अदर सुपर नेचुरल एजेंसीज आर ऑफन इन्वॉल्व इन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, तो जो ह्यूमन और डिवाइन होगा, जो मानवीय और दैविक शक्तियाँ होगी, या जो मानवीय दैवीय होगा, वो क्या होगा, वो एक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये साथ मिलकर कार्य करेंगे। डाइटीज एंड अदर सुपर नेचुरल एजेंसीज आर ऑफन इन्वॉल्व इन ह्यूमन अफेयर्स। जो डाइटीज़ होंगे, जो देवी देवताएं होते हैं, और जो सुपर नेचुरल एजेंसीज होते हैं, जो सुपर नेचुरल पावर्स होती है, जो फेरी होती हैं, और ये सुपर नेचुरल की अगर हम बात करें तो जितनी भी ये शक्तिशाली चीज़ें होती है, ये जो शक्तियाँ होगी वो क्या ह्यूमन अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाएगी। ये देखिए, जब किसी घटना की अगर हम बात करें तो महाभारत में श्री कृष्ण क्या थे, वो डाइटीज़ थे। ठीक है, वो क्या थे, डिवाइन सोल्स थे। और इसमें और भी काफ़ी जो डिवाइन सोल थे, सुपर नेचुरल पावर्स थी, वो सब मिलकर एक हो गई थी। तो इसमें क्या था, आपको ह्यूमन सोल्स भी नज़र आएगी, आपको इसमें क्या ह्यूमन अफेयर्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करता है और उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स से मीन्स ये होगा कि इसमें ह्यूमन और डिवाइन को मिक्स किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मिलकर सकती है, ये कार्य करती है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत में आपने देखा होगा कि जो श्री कृष्ण है और उनके अन्य साथी है, वे मानव और दैवीय दोनों शक्तियों से अपने आप को जो है सुसज्जित करते हैं। तो इसमें आपके बारे में बताया, इसमें मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया है ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाए। ठीक है, थर्ड जो इसका फीचर है वो होगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ अ नेशन इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन एन एपिक। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीक पोएट होमर्स ग्रेट एपिक Iliad and Odyssey are various
vastly based on Greek mythology and it is reflect the Greek culture. जो थर्ड इसका फीचर है वो ये है कि ये जो कल्चर और हिस्ट्री ऑफ नेशन से जुड़ी हुई होती है। देखिए जो एपिक होगा, आपने बैलेड क्या, अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बैलेड के बारे में बताया था। बैलेड क्या था? एक शॉर्ट पोएम थी जो किसी गाथा गीत की तरह थी, गाकर बताई जाती थी। उसी तरह से जो ये एपिक है वो एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग बुक होती है, लॉन्ग पोएम होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम कह सकते हैं आप इसे। ये वर्ड्स में ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें क्या होता है, कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है, किसी नेशन की कल्चर की हिस्ट्री की भी बात होती है इसमें। क्या ये रिफ्लेक्ट करता है वहाँ की नेशन और हिस्ट्री को, नेशन की हिस्ट्री को, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा होमर की बहुत फेमस बुक है इलियड्स एंड ओडिसी। इन दोनों के बारे में पता होगा कि ये ग्रीक मिथोलॉजी से जुड़ी हुई है और ये ग्रीक कल्चर के बारे में बताती है। तो थर्ड इसमें चीज़ क्या हुई कि ये ग्रीक कल्चर के मतलब वहाँ के कल्चर के बारे में बताएगी, उस नेशन के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बताएगी, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने क्लियर करे। कौन कौन से? पहला तो ये था कि ये जो है एडवेंचर से जुड़ी हुई होगी और इसमें हीरोइक फिगर्स होगी। दूसरा, इसमें जो ह्यूमन होंगे, जो इसमें डिवाइन होंगे, वो किसी भी कार्य को, किसी भी जो कार्य है उसको अंजाम देंगे साथ मिलकर, ठीक है। इसमें दोनों शक्तियाँ एक हो जाती है किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए। इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ किया जाता है। थर्ड जो चीज़ होगी ये किसी नेशन के कल्चर या हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। एपिक के बारे में जो तीसरी चीज़ है ये किसी नेशन के कल्चर और हिस्ट्री से जुड़ी हुई होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टॉपिक है, आप इसे एंजॉय करें। इसके जो अदर फीचर्स हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। एपिक टिपिकली सर्व्ड एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड व्हेन एक्यूरेट और नॉट इन सोसाइटीज दैट डिड नॉट येट हैव रिटन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो इसके बारे में ये क्या बात होती है? कुछ बातें ऐसी होती है कि जैसे कि एपिक्स है वो क्या हो गया, किसी चीज़ का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, ठीक। ये इस तरह से होता है कि ये एक्यूरेट भी हो सकता है, कुछ नहीं भी। जैसे कि आप कह सकते हैं कि दंत कथाओं से होंगे या फिर किंवदंतियों से होंगे, कुछ इस तरह का होगा कि मतलब इसमें सुपर नेचुरल्स भी होंगे और कि वहाँ की हिस्ट्री के बारे में ये बता रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई रिटन प्रमाण हो, इसका कोई लिखित प्रमाण हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ये गायन प्रमुख होता है, इसमें जो वर्स होता है उसमें गायन प्रमुख होता है, ये गाकर सुनाया जाता है, ये प्रमुख होता है। इसमें रिटन डॉक्यूमेंटेशन मिलना कई बार ना के बराबर उम्मीद हो जाती है। जो अगर एपिक की बात करें, अगर हमारे जो ये कह सकते हैं कि ओल्ड एज वाले या फिर हमारे बहुत जो पहले एपिक थे उनकी बात करें तो वो ज़्यादातर क्या मिलते हैं आपको, वो आपको सॉन्ग के रूप में मिलते हैं, ठीक है। सॉन्ग के रूप में पहले जो है गाए जाते थे और अब इनको क्या कह दिया गया, अब इनको एक लिखित प्रमाण बना दिया गया, अब इनको लिखित रूप में भी लिखा जाता है, तो ये हमें उपलब्ध हो गए हैं, वरना ये मुँह ज़बानी ही सुनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद की अगर बात हम करें, they also involved custom and beliefs that were the ideas of a given culture so that they were passed down the succeeding generation। अब ये एपिक्स को देखिए, ये एपिक्स किस लिए किया जाता था? ये एपिक का इस्तेमाल कुछ इस तरह भी किया जाता था कि किसी नेशन के जो बिलीफ है, जो कस्टम है, जो उनके रिवाज हैं, जो उनके विश्वास हैं, उन्हें अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए भी एपिक का महत्वपूर्ण रोल होता था। एपिक क्या कार्य करता था कि जो आज हमारी रिवाज, जो हमारे कस्टम है, जो हमारे रिवाज है, जो हमारे विश्वास हैं, पुराने समय से चले आ रहे हैं, उन्हें अगली जनरेशन को ये पास आउट करता था, अगली जनरेशन को उसके बारे में बताता था कि ये जो है हमारा इतिहास है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारे बिलीफ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सक्सीडिंग जनरेशन को ये देने के लिए, पास डाउन करने के लिए भी इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता था। सेकंड की अगर हम बात करें, एजुकेशनल, द हेरोइक प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ गुड बिहेवियर। देखिए जो ये एपिक होता था, ये क्या मैंने आपको बताया था कि इसमें ह्यूमन और डिवाइन एक हो जाते हैं, तो ये क्या था कि ये एक मॉडल प्रस्तुत करते थे गुड बिहेवियर का। ये अच्छाई की जीत का जो है सबके सामने क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे, अच्छाई की जीत का। ये जो है गुड बिहेवियर का मॉडल भी माने जाते हैं थे। एंटरटेनमेंट, थर्ड जो इसका अगर हम बात करें तो थर्ड फीचर्स का ये होगा कि एंटरटेनमेंट भी होता था। द ऑडियंस एंजॉय द परफॉर्मेंस ऑफ एपिक पोएट्री एज द बाय द बार्ड और अ प्रोफेशनल सिंगर।
देखिए, जब ये गाथा गीत गाए जाते हैं, जब ये एपिक महाकाव्य को सुनाया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि जब ये महाकाव्य सुनाया जा रहा था तो इससे एक तरह से एंटरटेनमेंट भी होगा। तो उसके 3 क्वालिटीज़ हमारे सामने आ गई। पहला तो ये कि हमारी ये हिस्ट्री को जो है हमारे कस्टम बिलीफ को अगली जनरेशन को देंगे। अगली जनरेशन को ये बताएंगे कि हमारे जो कस्टम बिलीफ है वो क्या थे। सेकंड, हमारे एजुकेशन में भी ये में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हमें गुड बिहेवियर के एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत होते हैं। थर्ड, जो हमारा इसका बेनिफिट होगा वो ये होता है कि ये जो होता है एंटरटेनमेंट होता है, जो ऑडियंस है वो एंजॉय करती है। इसे किसी बैंड या फिर किसी प्रोफेशनल सिंगर के द्वारा जब गाया जाता है तो क्या उसे एंजॉय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, मैं आपको कुछ नाम लिखाना चाहूँगी। बेहतर होगा कि आप ये नाम नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनमें से ये प्राइमरी एपिक के रूप में जाने जाते हैं। जो प्राइमरी एपिक थे हमारे, उनके हैं नाम। कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी एपिक कौन कौन से थे, तो उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, इन्हें आप नोट कर लीजिए। इलियाड एक एपिक है, इलियाड। ठीक है, ये ग्रीक है। ओडिसी है, ये ग्रीक है। ओडिसी ग्रीक है। गिलगैमेश बेबीलोन की एक ये कहानी है, गिलगैमेश। एक्सोडस हिब्रू की कहानी है इसमें। ठीक है, एक्सोडस क्या है, हिब्रू। बियोवुल्फ है एंग्लो सैक्सन। बियोवुल्फ एंग्लो सैक्सन। देखिए, कोई भी जो एपिक होता है वो कहाँ के बारे में बताता है, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम इलाड की बात करें, इलाड क्या है कि ग्रीक हिस्ट्री के बारे में बताती है। ओडिसी की बात करें तो ओडिसी किसके, ग्रीक और लैटिन के बारे में बताता है, यूलिसिस के बारे में बताता है। गिलगामेश की बात करें तो वो बेबीलोन्स जो थे उनके बारे में बताता है। एक्सोडस हमें हिब्रू के बारे में बताता है और बियोवुल्फ हमें एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए, जो कुछ महत्वपूर्ण एपिक्स की अगर हम बात करें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना आपको काफ़ी ज़रूरी है। इनमें से जो मैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने लेकर आई हूँ, उनमें से जो सबसे पहली है वो ये है, द एपिक इज़ बेस्ड ऑन स्टोरीज दैट वर टोल्ड एज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर ओरल ट्रेडिशन। ठीक है, तो क्या ओरल ट्रेडिशन था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो एपिक थे वो ये स्टोरीज होती थी जो किसी के कल्चर को बताती थी और ये ओरली पाई जाती थी। ठीक है, ये प्राइमरी एपिक्स की हम बात कर रहे हैं। सेकंड जो होगा, या द हीरो इज ऑफन एज गुड एज द सन ऑफ गॉड। तो इसमें हीरो को किस तरह से दिखाया जाता था, इसमें हीरो को ऐसे दिखाया जाता था जैसे कि वो क्या हो, सन ऑफ गॉड हो, कि वो जो ईश्वर की संतान हो। इस तरह से उसे सामने प्रस्तुत किया जाता था कि वो जैसे कि ईश्वर की संतान हो। इस तरह से इसमें हीरो को प्रस्तुत किया जाता है। थर्ड, इसमें द स्टोरी इज ऑफन अबाउट द फाउंडिंग ऑफ अ नेशन। ठीक है। फोर्थ है, द स्टोरी ऑफन इन्वॉल्व अ वॉर और बैटल अगेंस्ट मॉन्स्टर्स। देखिए, इसमें आपको एक पता होना चाहिए कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन डिवाइन एक हो जाते हैं, लेकिन इसमें ये अगेंस्ट किसके होते हैं, तो ये मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट होते हैं। कुछ इसमें ऐसा दिखाया जाता है, ये कोई कहानी कुछ इस तरह से रची जाती है कि इसमें मॉन्स्टर के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक, अब मैं आपके सामने इसके कुछ और एग्जांपल्स लेके आई हूँ, इन्हें आप लिख लीजिए। मैंने इनके बारे में आपको बताया है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते थे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण एपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया, साथ ही ये कौन से एज से बिलोंग करते थे ये मैंने आपको बताया है, इसे नोट कर लीजिए। द इलियाड एंड ओडिसी ये ग्रीक एंसेंट के बारे में बताती है। द एनेड एंसेंट रोमन के बारे में बताता है। गिलगैमेश एंसेंट मेसोपोटामियन के बारे में बताता है। रामायण एंसेंट इंडियन के बारे में बताती है। बेवुल्फ मेडाइवल इंग्लिश के बारे में बताता है। एडा मेडाइवल आइसलैंडिक के बारे में बताती है। जुआंग ओंगी मेडाइवल कोरियन के बारे में बताता है। जर्नी ऑफ द वेस्ट मेडाइवल चाइनीज। फॉर सबसे लास्ट इसमें क्या, अगर हम बात की जाए तो यह है द टेल ऑफ अ हाइक। ठीक है, द टेल ऑफ अ हिक, ये है मेडाइवल जैपनीज के बारे में। तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से एपिक्स हैं और वो कौन सी एज से बिलोंग करते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जैसे कि हम रामायण की ही इसमें जिक्र है, आप उसके बारे में जान लीजिए। रामायण एंसेंट इंडियन के बारे में बताता है। एंसेंट इंडियंस कैसे थे, उनका रहन सहन, उनके एडवेंचर, उनके जो शौक होते थे, उनके संस्कार होते थे, उनकी संस्कृति होती थी, उनके बिलीफ कस्टम, इन सब के बारे में वो बताती है। तो ये
मैंने इसी तरह से आपके सामने इन एपिक्स के सामने लिखा है कि कौन कौन से एपिक किसके बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टाइप्स की अगर बात की जाए तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो सबसे पहले आते हैं फोक एपिक, जिन्हें आप ट्रेडिशनल एपिक के नाम से भी जानते हैं, फोक एपिक और ट्रेडिशनल एपिक। सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो वो लिटरेरी एपिक होता है। लिटरेरी एपिक ये रिटन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, फोक एपिक की अगर हम बात करें तो ये ओरल कंपोजिशन होती है चेंज्ड ओवर टाइम। देखिए, ओरल कंपोजिशन होती है फोक एपिक, जो ट्रेडिशनल एपिक होती है वो चेंज्ड ओवर टाइम का यहाँ जो आशय है वो ये है कि जैसे जैसे वक्त बदलता है, लोगों की ज़ुबान बदलती है, उनका कहने का, उनका सुनने का तरीका बदलता है और वक्त के मुताबिक उन चीज़ों को ढाल दिया जाता है उन लोगों को जानने और समझाने के लिए। ठीक है, तो ओरल कंपोजिशन थी और ये जो है समय के साथ साथ बदलती रही। ऑल्सो नॉन एज ग्रोथ एपिक और प्राइमरी एपिक। जो फोक एपिक थे, जो ट्रेडिशनल एपिक थे, इन्हें ग्रोथ एपिक या प्राइमरी एपिक भी कहा जाता है। ऑथरशिप अननोन एंड नॉट बाय सिंगल ऑथर ओरली ट्रांसमिटेड। देखिए, फोक एपिक की अगर हम बात करें तो इसमें किसी सिंगर का या फिर किसी राइटर के बारे में पता नहीं चल पाता था इनका, क्योंकि ये एक व्यक्ति के द्वारा सुनी जाती थी और वो व्यक्ति कहीं और जाकर इन जो एपिक्स होते थे उनकी ओरल कंपोजिशन सुनाया करता था। ठीक है, तो जब वो एक व्यक्ति जो ओरिजिनल सुनाता था, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर किसी और व्यक्ति को सुनाता है, किसी और सभा को सुनाता है, तो उसमें क्या था, थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कब ये एक अगर हम बात करें एक एपिक एक हरियाणवी द्वारा सुना गया और उसने फिर वो गुजरातियों में गा दिया, गुजरातियों ने फिर वो कहीं और गा दिया, तो आपको लैंग्वेज का जो टंग्स है वो डायलेक्ट का आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा, तो चेंज ओवर टाइम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, ये क्या हो, इनके सिंगर्स का पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन इनका कहाँ है, इन चीज़ों का हमें पता नहीं चल पाता, इसकी ऑथरशिप का पता नहीं चल पाता, ना सिंगर का पता चल पाता है। ये बस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचती रहती है। सुपर नेचुरल, मिथिकल एंड रिलीजियस एलिमेंट। देखिए, सबसे पहले तो इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट मिलते हैं और दूसरा इसमें मिथिकल और रिलीजियस एलिमेंट मिलते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर हम ले लें तो फोक एपिक के जो उदाहरण है वो गिलगैमेश और बीवुल्फ है, बीवुल्फ और गिलगैमेश। ठीक है, अब हम अपने सेकंड टाइप की बात करते हैं, लिटरेरी एपिक। लिटरेरी एपिक रिटन कंपोजिशन में मिलते हैं, अनचेंज्ड ओवर टाइम। समय के साथ ये बदलते नहीं हैं, इनका रूप वही का वही रहता है क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होते हैं। ऑल्सो नोन एज आर्ट एपिक। जो लिटरेरी एपिक है उनको आर्ट एपिक के नाम से भी जाना जाता है। इंडिविजुअल ऑथर एंड ऑथरशिप इज नोन। देखिए, अगर हम बात करें लिटरेरी एपिक की, तो इनकी ऑथर एंड ऑथरशिप का हमें पता होता है। अब ये राइटर कौन है, सिंगर कौन है, चीज़ों का हमें पता होता है और ये जो है सबके द्वारा जाने जाते हैं। ट्रेट्स ऑफ फोक एपिक्स वर इमिटेटेड। देखिए, जो लिटरेरी एपिक थे उनका क्या था, वो जैसे कि तैसे ही रहे, लेकिन जो ट्रेट्स ऑफ फोक एपिक थे वो इमिटेट किए गए थे, किसी आदमी को सुनकर उसका अनुकरण कर कर उन चीज़ों को सुनाया जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले तो लिटरेरी एपिक का जो उदाहरण है वो है मिल्टन्स का पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एपिक जो है बदलता नहीं है और इसमें सुपर नेचुरल पावर्स का यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक तो फोक और दूसरा लिटरेरी। फोक में क्या होगा, कुछ शॉर्ट्स लिख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं इसके फोक शॉर्ट्स के बारे में। तो टोल्ड आउट लाउड फास्ट फर्स्ट। ठीक है, तो क्या होगा, ये सबसे पहले जो सुनाई जाती है वो तेज़ आवाज़ में सुनाई जाती है। ठीक है, और इसे गाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो अदर होता था वो नाउन अननाउन होता था, इसके डेट्स जो होते थे वो अननाउन होते थे। बीवुल्फ एक एपिक है, फोक एपिक है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट हु रॉट इट। देखिए, क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता कि इसे किसने लिखा था। उसके बाद में सेकंड टाइप है लिटरेरी। तो लिटरेरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके हमें राइटर का पता होता था, पैराडाइज का जॉन मिल्टन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आपका कोई इसमें जो टॉपिक है कोई आपकी इसमें कमी ना रही हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन तक ये आपकी जो जानकारी है वो पहुंच सके, क्योंकि जब तक आप ये शेयर नहीं करेंगे दूसरा व्यक्ति इस बारे में नहीं जान पाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने एग्ज़ाम्स में लगे रहिए और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माय चैनल।